नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो चला है सीधी बात का। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। महिला अधिकार सिर्फ अब अधिकार या फिर लड़ाई की बात नहीं रह गया है, बल्कि ये सियासत का रण बन चुका है। जी हां, जहां पर दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक हर जगह सिर्फ सियासी शोर सुनाई दे रहा है। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी की बात करें तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सड़क पर उतरे, जहां पर उन्होंने पैदल चलकर नारियों का सम्मान किया, नारियों के साथ समर्थन देने की बात कही और विपक्ष पर जमकर करारा हमला बोला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा वो तो हम आपको सुनाएंगे ही, जरा वो पहले सुन लीजिए, क्योंकि इसने एक सवाल भी जरूर खड़ा कर दिया है कि सरकार को संसद छोड़ आखिर सड़क पर आने की जरूरत क्यों आ पड़ी। कृत्यों के प्रति उस आक्रोश में पूरा एनडीए एकजुट होकर के उत्तर प्रदेश की आधी आबादी के साथ खड़ा है। हम उनके साथ खड़े हैं। ये लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन प्रारंभ हुए हैं, लोकतांत्रिक तरीके से सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को और इंडी गठबंधन के अन्य दलों को, टीएमसी, डीएमके, इन सभी को आधी आबादी से माफी मांगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को आप जब नाम लेते हैं तो यहां तो पहले से ही चर्चा होती है, देख सपाई बिटिया घबराई। यानी स्टेट गेस्ट हाउस कांड, इनके पास अपने उस पाप को धोने का एक अवसर था। इनको इस अधिनियम को पारित करने में अपना योगदान देना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग बैरियर बने रहे और बैरियर बनकर के बस होने नहीं देना है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी से, कि महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ ये मुद्दा जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से पारित हुआ था, इसमें पुरुष का हक नहीं मारा जा रहा था, लेकिन महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच के साथ यह कदम उठाया गया था। आज जब आप मुस्लिम महिलाओं की बात करते हैं, वे तब कहां थे जब साबानो प्रकरण में कांग्रेस की सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकार को पूरी तरह उन्हें वंचित करने का प्रयास किया। याद करिए, ये इंडी गठबंधन है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने साबानो प्रकरण में कांग्रेस के इस पाप का परिमार्जन करने का कार्य किया था और उस समय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर ट्रिपल तलाक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया। चुनावी बेला क्या आई, इतिहास की पुरानी कहानियां एक बार फिर से सभी को याद आई। यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इतिहास के पन्ने पलटे और विपक्ष पर करारा हमला बोला। वो यही नहीं रुके, उन्होंने लखनऊ के चर्चित गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र कर दिया। तो उधर दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर तीखा प्रहार किया। देश भर में आधी आबादी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। आज मैं इस हजारों की संख्या में जो बहनें इस आक्रोश रैली का, आक्रोश मार्च का हिस्सा बनी है, इतनी भीषण कड़ाके की गर्मी के बावजूद आप सबकी उपस्थिति प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के प्रति आपके सहज समर्थन और आशीर्वाद का प्रतीक है। सुना है कि पदयात्रा हो रही थी लखनऊ में और इतनी भीषण गर्मी में कोई काला चश्मा नहीं लगाया था, और ये जो पदयात्रा थी वो प्रैक्टिस है कि विपक्ष में ऐसे ही आंदोलन करना पड़ेगा इनको। ये पहली सरकार है जो सरकार में रह करके विपक्ष की प्रैक्टिस कर रही है। इससे पहले शायद किसी ने अपने ही कानून के लिए, अपने ही बनाए हुए कानून के लिए
इतना संघर्ष नहीं किया होगा जितना ये सरकार संघर्ष कर रही है। तो किस तरीके से वार पलटवार का सिलसिला जारी है और ये अभी का नहीं है। बीते लगभग 1-1.5 हफ्ते से देश की सियासत में कुछ यही शब्द, यही वार पलटवार का दौर देखा जा रहा है और महिलाओं के इर्द गिर्द ही सिर्फ बात, राजनीति, अधिकार की बात हो रही है। लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है या वाकई में सच है, ये पता नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिलहाल तमाम सुलगते सवाल जिनके इर्द गिर्द हो गया आज सीधी बात, सड़क पर सरकार क्यों? जनसंघर्ष या राजनीतिक नैरेटिव सेटिंग? सड़क पर आने की क्या जरूरत पड़ गई है सरकार को? दूसरा, गेस्ट हाउस कांड की राजनीति न्याय है या नैरेटिव की 30 साल पुरानी कहानी एक बार फिर से दोहराई जाती है, उसे याद दिलाया जाता है, इतिहास के पन्ने पलटे जाते हैं। तीसरा, महिला आरक्षण सशक्तिकरण या फिर सिर्फ प्रॉक्सी पॉलिटिक्स? ये भी यहां पर समझना होगा जिस तरीके से महिला आरक्षण के इर्द गिर्द राजनीति है। चौथा, नारी सम्मान वर्सेस वोट बैंक, आखिर सच्चाई क्या है? क्या वाकई में नारी के सम्मान की बात हो रही है, देश की आधी आबादी के वोट बैंक को अपनी जेब में भरने की बात? पांचवा, द्रौपदी गेस्ट हाउस कांड जैसे भावनात्मक संदर्भ से लोकतांत्रिक बहस मजबूत होती है या फिर जो असली सवाल है, रोजगार, महंगाई, नौकरी, ये सब कहीं ना कहीं दब जाते हैं, विकास, ये सब कहीं ना कहीं दब जाते हैं? ये भी जानने समझने की जरूरत है। तो ये वो तमाम सवाल जिनके इर्द गिर्द आज होने वाली है सीधी बात। कई खास मेहमान हैं जो हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे, सीधी बात करेंगे। एक एक कर उन मेहमानों का परिचय भी हम आपसे करा देते हैं। ऋचा सिंह भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, कपीश श्रीवास्तव है समाजवादी पार्टी की तरफ से, डॉक्टर राम पांडे हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से है और अमिताभ ठाकुर वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ आज इस चर्चा का हिस्सा है। सभी गेस्ट को प्लीज टीवी पर पैनल स्क्रीन पर दिखाया जाए। सभी का बहुत बहुत स्वागत। और ऋचा सिंह जी, शुरुआत आप ही के साथ करते हुए, सरकार को आखिर क्या जरूरत आ पड़ी है ऋचा सिंह जी कि संसद छोड़ सड़क पर आ गई है? कल हम जब बात कर रहे थे विधानमंडल के विशेष सत्र की, तो चलिए विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, यहाँ तक भी बात ठीक थी। अब आप विशेष सत्र में अपनी बात रखिए, निंदा प्रस्ताव आप कह रहे थे, वहां तक भी बात ठीक थी। अब खुद यूपी के मुखिया को सड़ी धूप में सड़क पर रैली करनी पड़ रही है। कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का और उसको लागू करने की प्रक्रिया का जिस तरीके से चीरहरण करने का काम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने इस देश के सदन के भीतर खड़े होकर किया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम की प्रक्रिया की भ्रूण हत्या करने का काम जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने इस महापाप को किया है, इसको हम एक्सपोज करेंगे और सदन से लेकर सड़क तक, जन जन तक, देश की प्रत्येक महिला तक इनका चेहरा पर्दाफाश करने के लिए आज जन आक्रोश रैली लखनऊ में निकली। और यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि महिला अधिकार पे होने वाली इस आक्रोश रैली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने उस जन आक्रोश रैली का प्रतिनिधित्व किया। क्योंकि सवाल सिर्फ महिलाओं का नहीं है, सवाल इस देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का है। सवाल इस बात का है कि लोकसभा से लेकर विधानसभा तक महिलाओं का प्रतिनिधित्व कैसे सुनिश्चित होगा जो दशकों से लंबित पड़ा है। और विशेषकर अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो उसका मूल चरित्र है महिला विरोध का। अगर आप 1995 से उठाकर देख लो, 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई और पहली बार समाजवादी पार्टी की सरकार बहुजन समाज पार्टी के समर्थन से बनी और इस बात पर बनी कि 2.5 साल मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी का होगा और 2.5 साल के बाद आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनना था। तो जब बहन कुमारी मायावती जी की बारी आई तो किस तरीके से समाजवादी पार्टी के गुंडों ने गेस्ट हाउस में घुसकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के कपड़े फाड़ने का काम किया, उनके साथ अभद्रता करने का काम किया। उस समय भारतीय जनता पार्टी के ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी थे जिन्होंने बहन कुमारी मायावती जी की दबी जुबान में जिस तरीके से गेस्ट हाउस कांड की कहानी, पूरी बात कर आप रखिए पूरी बात, चलिए पूरी बात हो जाने, पूरी बात हो दीजिए। और इसके बाद उत्तर प्रदेश को ही नहीं, इस देश को पहली दलित महिला मुख्यमंत्री देने का काम भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से हुआ। 1996 में देश के सदन में महिला आरक्षण बिल रखा गया तो समाजवादी पार्टी का कोर्ट एंड कोर्ट स्टैंड था। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था
कि अगर इस देश में महिलाओं को आरक्षण मिल जाएगा तो इस देश के युवा सांसदों को सीटी बजाने का मौका मिल जाएगा। इस देश में अगर महिला आरक्षण लागू हो जाएगा तो ये पुरुषों का हक मानने वाला होगा। ये वो ही लोग हैं तो ये कहते नजर आए कि परकटी महिलाएं देश के सदन में आ जाएंगी। और मैं कांग्रेस पार्टी से इस सवाल को पूछना चाहती हूँ कि 2004 से लेकर 14 तक आदरणीय सोनिया गांधी जी जो सुपर प्राइम मिनिस्टर थी देश की, जो अध्यक्ष थी कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने महिला आरक्षण बिल को कितनी बार लैप्स कराने का काम किया? और जो महिला आरक्षण बिल रखा गया उसमें क्या कोटा विद कोटा का आपने कोई भी प्रावधान रखा था जिसके आधार पर आज आप देश को बांटने का काम करते हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता दिखाई। 2023 में हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को सभी दलों के समर्थन से पास किया, सभी दलों ने अपना समर्थन दिया, लेकिन 2026 में जब विशेष सत्र बुलाकर इस अधिनियम को लागू करने की बारी आई तो समाजवादी और कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से, क्योंकि ये परिवारवादी पार्टियां हैं, इनको ये मालूम है कि प्रियंका गांधी सदन में जा सकती हैं, आदरणीय डिंपल यादव जी सदन में जा सकती हैं, लेकिन देश की आम महिलाएं सदन में ना पहुंच पाए। इन्होंने एक बार फिर से महिला विरोध का अपना चेहरा सामने लाया है। लेकिन ऋचा जी, आप जो विपक्ष पर आरोप लग रहे हैं महिला विरोध के, ऋचा जी सुनिए, विपक्ष पर आरोप लग रहे हैं महिला विरोध के, ठीक है, अभी तक महिला विरोध के आरोप लग रहे थे, उसको लेकर बात हो रही थी, लेकिन आज जिस तरीके से खुद उत्तर प्रदेश के मुखिया सड़क पर उतरते हैं, अब आप इसे सरकार की भूमिका में वो है, खुद पूरे यूपी के मुखिया है, उनको जरूरत जब आग पड़ती है सड़क पर उतरने की, तो क्या वो संसद के भीतर से अपनी आवाज नहीं उठा सकते? आप विधानमंडल का सत्र भी बुला रहे हैं, क्या इसे फेलियर कहेंगे, क्या कहेंगे, या फिर एक नैरेटिव बिल्डिंग कहेंगे, नैरेटिव सेटिंग कहेंगे कि आप उतरते हैं सड़कों पर, एक नैरेटिव लेकर आ रहे हैं कि विपक्ष ने ये किया, विपक्ष ने ये किया, और फिर उसमें आप गेस्ट हाउस कांड भी याद दिलाते हैं, 30 साल पुरानी कहानी? तो क्या बिल्कुल महिला आरक्षण बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता सदन में दिखाई पड़ी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर दिन अपील करते रहे इसको लागू होने दीजिए, किसी भी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व तो कम नहीं होगा, हम इसको भी सुनिश्चित करेंगे, लेकिन इसके बावजूद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने परिसीमन और जनसंख्या गणना के नाम पर अफवाह फैलाकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम से बिलों को संबंधित बिलों को गिराने का काम किया। आक्रोश रैली आप देखिएगा ये पूरे देश भर में होगी, और मुझे गर्व है इस बात का कि जिस दिन ये बिल गिरा था उसके अगले दिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश की महिलाओं की पीड़ा को समझा था और देश के सामने आकर महिलाओं की पीड़ा के सहभागी बने थे। और आज उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने महिला आक्रोश मार्च में महिलाओं के साथ कदम मिलाया है। ये संवेदनशीलता का प्रतीक है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी महिला अधिकारों को लेकर। ये हैरत की बात है कि विपक्ष के विरोध में एक सरकार को, जहां न सिर्फ प्रदेश में बल्कि केंद्र में ही आपकी सरकार है, सरकार को खुद सड़कों पर उतरना पड़ रहा है सिर्फ ये दिखाने के लिए कि विपक्ष ने ऐसा किया। ठीक है ऋचा जी, आपको पूरा समय दिया गया, मैं आगे जरा कपीश जी के पास जाना चाहूंगी। कपीश जी, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ सड़कों पर उतरे हैं, उन्होंने जन आक्रोश रैली का नेतृत्व किया और उन्होंने जो सड़क पर उतरकर पूरी यात्रा की, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या प्रतिक्रिया इस पर समाजवादी पार्टी की? क्या आप इसे एक नैरेटिव बिल्डिंग कहेंगे कि विपक्ष के खिलाफ एक माहौल सरकार जानबूझकर बना रही है आगामी चुनावों को देखते हुए? दूसरा, गेस्ट हाउस कार्ड की जो आग है वो ऐसा लग रहा है मानो जैसे ठंडी नहीं हुई है, 30 साल बाद एक बार फिर से बीजेपी ने उसे याद दिला दिया है, तो पुराने जख्म ताजा किए जा रहे हैं। देखिए, जब जिस सरकार के पास अपने नाम पर विकास गिनाने को नहीं होता है और वास्तव में किसी भी नारी शक्ति को सशक्तिकरण करने का दृष्टिकोण नहीं होता है, तो ऐसी सरकार को खुद विपक्ष बनना पड़ता है। और हम लोगों को बहुत हर्ष है, बहुत खुशी है कि ऐसी तमाम आक्रोश रैली आप निकालें सत्ता पक्ष में होते हुए, ताकि ये पता चले कि ये विपक्ष की तैयारी पहले से कर रहे हैं। अरे, किसी को अपने हाथ से मुंह पे कालिख पोंछते हुए देखा है? ये वो सरकार है जो अपने ही दोनों हाथों से मुंह पे कालिख पोंछ रही है कि साहब, बंधन अधिनियम में हमने जो शर्तें लगा दी थी, परिसीमन की जो शर्त और जो जनगणना की शर्त लगा दी थी, ये दोनों ही हम अपने मुंह पे कालिख के रूप में पोंछ रहे हैं। सब लोग हमारा काला चेहरा देखो।
ये है भारतीय जनता पार्टी। अरे भाई, आप नारी बंधन अधिनियम लेकर के आए थे, हम लोग ने मिल करके पास किया। उस समय भी हम लोगों ने कहा कि आप इसको जो है संसद से ना जोड़ें, आप इसको परिसीमन से ना जोड़ें। अभी फिलहाल 2023 है, इसको हम लोग पास कर रहे हैं, आज से लागू कर दीजिए, ताकि 2024 में जो चुनाव लोकसभा के होने हैं उसमें 180 सीट यानी 33% आरक्षण हो जाए, जिसमें SC ST OBC और सबको आप ले लें। और अगर नहीं ले पाते हैं कोई बात नहीं, आप जनरल तरीके से जो SC ST का होता कोटा दे दीजिए और बाकी को आप सामान्य में रख दीजिए। लेकिन 2024 में ही हमारी माता बहनाओं की जो भूमिका है वो 180 सीटों पे तय कर दीजिए। लेकिन नहीं साहब, इनको तो अपने नारी शक्ति के दोनों हाथ में लड्डू थमा देना था, उसके बाद हाथ पीछे करके बांध देना था और कहना था अब खाओ अब खाओ अब खाओ। तो ये जो इनका पीछे हाथ बांधना है, इनको बड़ा देर से नहीं समझ में आया। इनकी टैक्टिस थी 5 राज्यों का चुनाव, ये नैरेटिव गढ़ है। और ये नैरेटिव इसलिए गढ़ है कि इनके पास विकास को गिनाने के नाम का कोई काम नहीं रह गया। इन्होंने जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं के चूल्हे हिलाए, लोग उस पर बात ना करें, लोग इस पर बात करें। लेकिन अब जब इस पर बात कर रहे हैं कपीश जी, आप कह रहे हैं नैरेटिव गढ़ रहे हैं, चलिए नैरेटिव गढ़ रहे हैं, लेकिन जब इस पर बात कर रहे हैं, अब एक बार फिर से यूपी की सियासत में स्टेट गेस्ट हाउस कांड चर्चा में आ गया है और ये जाहिर सी बात है अब आ गया है तो ये तो है नहीं कि जाएगा, यानी ये 2027 तक इसकी गूंज बखूबी सुनाई देगी। तो सपा का स्पष्ट स्टैंड क्या है? क्या आधिकारिक रूप से माफी मांगेंगे, क्या करेंगे? क्योंकि बीजेपी इस टॉपिक को बार बार भुनाएगी। मैंने आपको बार बार एक बात कहा है कि ये सत्ताधारी पार्टी स्वयं अपने दोनों हाथ से खुद कालिख पोत रही है। ये गेस्ट हाउस कांड की बात कर रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं बहन मायावती जी ने अगर हम लोग इस तरह का कांड किए होते तो 2019 में हमारे साथ चुनाव लड़ी होती। आपका अगर हम निरादर करें तो आप हमारे साथ खड़ी होंगी? आप मुझे बताइए, अगर खड़ी होंगी या ऋचा बहन खड़ी होंगी तो यही बता दें। और दूसरी बात, जितना इन्होंने माननीय मुलायम सिंह जी के ऊपर आरोप लगाया उस समय को लेकर के और सारी चीजों को लेकर, उस समय ये सपा की हिस्सा थी और इन पर समाजवादी पार्टी ने अपना विश्वास जताते हुए बहन को उत्कृष्ट कार्य के लिए विधायक का टिकट दिया था, जो ये हार गई थी। तो आप पूरा इनकार कर रहे हैं बंधन किसने किया? ऐसा कुछ नहीं था। बंधन किसने किया? नहीं, अभी मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। आधा घंटा आपने उनको बुलवाया है, आपने उनको आधा घंटा बुलवाया, अब हमें बोलने का ऋचा जी, एक मिनट, मैंने उनके बारे में कुछ नहीं कहा। ठीक है ऋचा जी, आप आपत्ति दर्ज करा लीजिएगा। 1 मिनट और रुकिए, 1 आप मिनट हमारे का बाद सब्र आपत्ति रखिए। दर्ज कराइएगा, आप हमारे बाद आपत्ति दर्ज कराइएगा। ऋचा जी 1 मिनट का और सब्र रखिए, बस 1 मिनट का और सब्र रखिए। कपीश जी, तो आप इस बात से इनकार कर देते हैं, इस पूरे कांड से ही आप इनकार कर रहे हैं क्या? नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, बहन मायावती जी कर रही हैं, उनके कृत्य कर रहे हैं। उन्होंने 2019 में जब हमारे साथ चुनाव लड़ा तो उन्होंने सीधे कहा ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी कि समाजवादी पार्टी और बसपा एक ना हो पाए, इसलिए ब्रह्मदत्त द्विवेदी अचानक कहां से पहुंच गए थे? ये भाजपा की साजिश थी। मायावती गेस्ट हाउस कांड की तरफ इशारा था। गेस्ट हाउस कांड पे ही वो कह रही थी कि जानबूझ के ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश रची गई थी, जो हम लोग बाद में जान पाए हैं, इसलिए 2019 में एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और आप देखिए ये उसको बजाने, अरे मनोहर सिंह धाकड़ कौन है? आप बताइए, चिन्मयानंद कौन है? कठुआ में बहन बेटियों की साथ जो खड़े थे बलात्कारियों के साथ, वो भाजपा ही थे। आप देखिए सेंगर साहब जो बहन बेटियों की इज्जत कैसे रोकते हैं, वो आपके सामने है। बृजभूषण सिंह इनके हिस्सा है, हमारी बहन के हिस्सा है बृजभूषण सिंह, जिन्होंने गोल्डन परियों के साथ बर्बरता पूर्वक कार्य किया, घनिष्ठ काम किया और पास्को तक उन पर लगा हुआ, बच्चियों को भी नहीं छोड़ा। आप सोचिए कि इनके जो बलिया के पूर्व विधायक, वर्तमान में चीनी मिल के सचिव, वो किस तरीके से नृत्यांगा को अपने जांग पर बैठाते हैं। इनके गोंडा के जिलाध्यक्ष जिस तरीके से अपनी महिलाओं का शोषण करते हैं। को गिना रहे हैं। नहीं, हमने तो किया ही नहीं, हमने तो इनका बताया। बहन मायावती जी से पूछिए। नहीं, वो आपका गिना रहे हैं, आप उनका गिना रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप मोनिका जी आप प्रबुद्ध हैं, आप मुझे ये बता दीजिए कि अगर हमने कोई गेस्ट हाउस कांड किया होता, हम कल्प्रिट होते, तो जो विक्टिम है वो हमारे साथ आ जाता।
अरे ये कैसी बात है, ये नैरेटिव करने की बात है और इनके ही मुंह पे कालिक पुत रही है। अमिताभ कुमार जी को जरा मैं कपीश जी मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। अमिताभ कुमार जी बहुत वरिष्ठ है, मैं उनको जरा यहाँ बीच में ले आती हूँ जब इतिहास की बात छिड़ ही गई है। राम पांडे जी बस जरा सा इंतजार कीजिएगा। अमिताभ कुमार जी, यहाँ तो कहानी एक दूसरे पर आरोपों की हो गई है कि किसका नेता कितना पाक साफ है, बाकायदा नेताओं के काम गिनाए जा रहे हैं, पार्टियों के बारे में बात हो रही है, गेस्ट हाउस कांड की कहानी वो कह रहे हैं कि बीजेपी का षड्यंत्र था। सच्चाई किस तरीके से आप क्या इसमें जस्टिफाई करेंगे? ये बेशर्मी की हद है। जो कांड आप करते हैं उसको स्वीकारिए और बहुत घटिया तरीके से ये साफ साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, सबको पता है। और किस किस तरह की बातें इनके नेता कहते रहते हैं उन सब का जिक्र करना अच्छी बात नहीं है। अभी जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं उस पे है तो है नहीं, अभी तो दलाल है कोई मुश्किल है। ये तो दलाल बैठा दिया आपने वरिष्ठ पत्रकार की जगह। ये कपीश जी प्लीज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। कपीश जी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए प्लीज। ऐसे शब्दों का नहीं ऐसे शब्दों का आप इस्तेमाल मत कीजिए प्लीज। इनके साथ हम ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। बदतमीजी के साथ वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं। ये मुझे बताएं 2019 में कैसे 2019 में बहन जी मेरे साथ चुनाव लड़ रही थी, हम लोग के साथ कैसे लड़ रही थी? उनकी प्रेस वार्ता को आप झुका देंगे? इस तरीके से आप भांड पत्रकारिता करेंगे? इस तरीके से आप करेंगे? इस तरीके से आप घटिया काम करेंगे? आप दलाल आदमी हैं। कपीश जी, अमिताभ कुमार जी एक वरिष्ठ हैं, सम्माननीय हैं, कृपया सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करें। कपीश जी नहीं, प्लीज राम पांडे जी, प्लीज राम पांडे जी गलत बात है। राम पांडे जी मैं यहाँ स्टैंड लेती हूँ, प्लीज गलत बात है। आप इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। आप किसी भी वरिष्ठ पत्रकार के इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल क्यों नहीं बोल रहे हैं? दलाल हो तो एपस्टीन पर क्यों नहीं बोल रहे हैं वो? ये दलाल ब्रजभूषण पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये दलाल कुलदीप सेंगर पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप उन्हें बोलने तो दीजिए। ये दलाल अंकिता कोठारी पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? इनको दलाल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आप उन्हें बोलने देंगे इस तरह से? प्लीज पर्सनल कमेंट्स नहीं, कुछ नहीं, आप इस तरह से आप शब्दों का इस्तेमाल ना करें। नहीं तो पत्रकार को बैठाइए। यही कमाल है। ये गलत बात है, ये गलत बात है। दलाल को क्यों बैठाया है? पत्रकार को बैठाइए। प्लीज इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। मैं यहाँ स्टैंड लेती हूँ और आप दोनों दिग्गज हैं, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज नहीं, मुझे मजबूर मत कीजिए प्लीज। ऐसे नहीं आप किसी को भी कह सकते हैं, सबके अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या रखते हैं गलत बात। इसके ऊपर मैं मानहानि का दावा करूंगा। इसको मैं गोरखपुर पत्रकार नहीं है, भांड है। इसके ऊपर मानहानि का दावा देश के वरिष्ठ लोगों के ऊपर हम पत्रकारिता करेंगे। ये वरिष्ठ नहीं है, ये पीठ पत्रकारिता कर रहा है, ये भांड आदमी है। कपीश जी प्लीज संयम रखें। कपीश जी नहीं तो ये इनको तो समझाइए मैडम, ये कितना गलत बोल रहे हैं। ये अमिताभ जी कितना गलत बोल रहे हैं, इनको भी तो आप समझाइए ना। कपीश जी को तो आप समझा रही हैं, अमिताभ जी को क्यों नहीं समझा रही हैं? आपने बोलने ही कहाँ दिया राम पांडे जी? कपीश नहीं, वो कितना गंदा बोल रही है, वो कितना गंदा बोले हैं मैडम। ये तो आप उन्हें टोकिए ना, इतना गंदा थोड़ी बोलेंगे। उन्होंने गंदगी की हद कर दी, इतना गंदा थोड़ी बोलने दिया जाएगा। पार्टी के दलाल हो गए हो। कपीश जी प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप उन्हें पहले बोलने दीजिए, उनको उनकी बात रखने दीजिए। आप किसी के भी मुंह पर ताला नहीं लगा सकते हैं। कपीश जी, ऋचा जी ने आपको उस पर आपत्ति थी, अमिताभ जी बोल रहे हैं तो आपको उस पर आपत्ति है, गलत बात है। ऋचा जी ने जब आपको इंटरप्ट किया, आपको आपत्ति थी, मैंने ऋचा जी को रोका। अब अमिताभ जी अपना पॉइंट ऑफ व्यू कह रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, तो उनको बोलने का अधिकार है। नहीं करना चाहिए। ऋचा सिंह करती तो हमें कोई बुरा नहीं लगता, वो भाजपा की है, लेकिन ये आदमी निष्पक्ष बन करके बैठा है, जिसके पास कोई एविडेंस नहीं है। इसको जब मैं लीगल नोटिस दे दूंगा और इस पर मानहानि का दावा करूंगा तब ये बताएगा। इसकी सारी पत्रकारिता उतार दूंगा, इसकी सारी पत्रकारिता आप रुकेंगे? हमारे पास एविडेंस है। कपीश जी आप रुकेंगे? प्लीज बोलने दीजिए उनको। कपीश जी देखिए, सुनिए कपीश जी, यहाँ सभी का इक्वल सम्मान है, सभी को उनके पास बोलने का उतना ही समय दिया जाता है। आप अपनी पूरी बात रख रहे हैं। मैं चाहती तो अभी आपको लाइन बोलती कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। मैंने आपको नहीं टोका कि पहले आप अपनी बात रखें। अगर आपने अपनी पूरी बात रखी है, उनको भी पूरी बात रखने दीजिए। इसके ऊपर मैं सैकड़ों मुकदमे डालूंगा। रुक जाइए कपीश जी,
सुनिए। जी अमिताभ जी बोलिए, निष्पक्ष बोलिए, निष्पक्ष बोलिए। आप बोलने तो दीजिए उनको, आप बोलने तो दीजिए। राम पांडे जी बोलने तो दीजिए, कपीश जी को समझाइए। कपीश जी जी बोलने तो दीजिए। वही मैं निवेदन कर रहा हूँ। आप किसी के एक शब्द पर ही अगर टोक देंगे तो ये गलत बात है। आप उन्हें बोलने दीजिए, उनको पूरा अधिकार है अपनी बात रखने का। जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो रख सकते हैं। इसके पास क्या एविडेंस? अमिताभ कुमार जी, इन्हें चुप कराइए, अमिताभ कुमार जी, इन्हें चुप कराइए। जी वो सुनने शांत के लिए है। नहीं यहाँ पे जमा हुए। इतने घटिया तरीके से ये पेश आ रहे हैं, इससे पता चलता है कि सब्जेक्ट पे ऊपर बोलने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। ये व्यक्तिगत आक्षेप इसीलिए करते हैं जब सब्जेक्ट पर आप बहस नहीं कर सकते, साफ झूठ बोल रहे हैं। जो भी अपराधी है वो अपराधी है, इतना स्वीकार्य है। दिया गया और ये आरोप लगा रहे हैं पत्रकारिता हमें सिखाएंगे। ये कितने सामंती और घटिया किस्म के लोग हैं। आप देखिए, किसी को बोलने नहीं देना चाहते। ये पत्रकारिता सिखाएंगे कि हमें क्या बोलना है। इन लोगों का राज आने पे प्रदेश की क्या हालत होती है ये हमने देखा हुआ है। इनके लोग घरों में घुस करके लोगों को उठा लेते हैं। इनके नेता कहते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है। सारी बातें याद दिलाएं क्या? ये किस ढंग से पेश आते हैं? इनका प्रशासन क्या करता है? इनके पुलिस वाले क्या करते हैं जब उस वक्त होते हैं? ये फिर बीच में बोल रहे हैं, इन्हें चुप कराइए। ऐसे लोग बहस करने के लायक नहीं होते। ये तो सड़क पे मिल जाएंगे, लोगों को तो जान मार देंगे। ये लोग तानाशाह और सामंत किस्म के लोग हैं। ये लोकतंत्र के वाहक नहीं है। ये लोकतंत्र के वाहक लोग नहीं है। ये बड़ी मजबूरी में ये लोग राजनीति कर रहे हैं। वो सब्जेक्ट पे बात नहीं करना चाह रहे हैं और अभी बहुत बुरी मार पड़ने वाली है। इनको ये नहीं पता है इतना संवेदनशील महिलाओं का मसला है, उस पे ये मजाक फिर ये बोल रहे हैं। इन्हें चुप कराइए भाई, ये बहस के लायक नहीं है। वो आदमी बातों को सुन नहीं सकता, अपनी बातों को ढंग से बता नहीं सकता, वो बहस के लायक नहीं होता। मैं क्या हूँ ये आप तय नहीं करने वाले हैं। अरे दलाल, पहले ये बताओ भूषण किस लिए दिया गया? ये बहस बहुत आगे बढ़ रही है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप सभी शांत हो जाइए, अपना दिमाग शांत कीजिए। इस बहस को उसके विषय के तरफ आगे लेकर जाएंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। तो सीधी बात में आज हम बात कर रहे हैं महिला अधिकारों के नाम पर हो रही राजनीति की, जो संसद से लेकर सड़क तक देखी जा रही है। ब्रेक से पहले बहस काफी गर्मा गर्म हो गई। आरोप प्रत्यारोप के बीच वार पलटवार और काफी अलग आरोप, पर्सनल अटैक्स भी हुए। लेकिन अपनी चर्चा पर वापस आते हुए ऋचा सिंह बीजेपी की तरफ से हमारे साथ हैं, कपीश श्रीवास्तव जी सपा की तरफ से हैं, डॉक्टर राम पांडे कांग्रेस की तरफ से हैं, अमिताभ कुमार वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद करते हैं सबका गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ होगा और विषय पर वापस लौट कर आते हैं। राम पांडे जी से मेरा सवाल, कपीश जी मैं आऊंगी। कपीश जी, फिर से बहस बहुत गर्म हो जाएगी, थोड़ा सा शांत हो जाइए। आरोपों से अलग हम मुद्दे पर रहकर बात करते हैं। अमिताभ जी भी कुछ कहना चाहते हैं। मैं शुरुआत अगर इसी से करूंगी तो राम पांडे जी का टेक रह जाएगा। एक टेक उनका ले लेते हैं, फिर कपीश जी आपके पास मैं आती हूँ। अमिताभ जी आपको भी पूरा वक्त दिया जाएगा। राम पांडे जी, कांग्रेस का स्टैंड, जब कांग्रेस ये कहती है कि हम महिला अधिकारों की बात कर रहे हैं, हम महिलाओं के साथ हैं, जो दिखा भी था जब 2023 में जो वंदन अधिनियम बना तब कांग्रेस का पूरा स्टैंड दिखा भी था। लेकिन सपा ने जब कोटे में कोटा की बात की तो इस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? और अभी एक सबसे बड़ी राष्ट्रीय विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस का क्या टेक है जब बीजेपी संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष के खिलाफ एक माहौल बना रही है? देखिए मैडम, जो हम डिबेट कर रहे हैं, इस डिबेट का उद्देश्य ये है कि जो भी आपके दर्शक हैं उनको ये जानकारी होना चाहिए कि महिला आरक्षण क्या है और महिला आरक्षण में कांग्रेस, सपा, इंडिया गठबंधन का क्या टेक है और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है उसका क्या कहना है। तो मैं इस बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूंगा क्योंकि डिबेट महिला आरक्षण पर हो रही है और अभी तक महिला आरक्षण के बारे में नहीं बोला गया है। आरोप प्रत्यारोप लगाने से डिबेट भटक जाती है। तो मैं अब महिला आरक्षण की ही बात की शुरुआत करता हूं। महिला आरक्षण की शुरुआत हुई थी जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने पंचायत और नगरीय निकाय में महिला आरक्षण देने की बात कही थी और देना शुरू कर दिया था।
उसके बाद जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तो संविधान में 73वां 74वां संशोधन हुआ था और पंचायतों में महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया गया था। उस 33% आरक्षण में भी महिलाओं को 50% आरक्षण दे दिया गया था, जिसमें SC, ST, OBC महिलाएं थी। इसी प्रकार से नगरीय निकाय में आरक्षण दे दिया गया था। तो आज हम देश में पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, महापौर, पार्षद जो महिलाएं देख रहे हैं, पंचायत में 14 लाख महिलाएं हैं जो कांग्रेस सरकार के महिला आरक्षण के कारण सरपंच हैं या जिला पंचायत अध्यक्ष हैं या जनपद अध्यक्ष हैं या जनपद सदस्य हैं। और 2 लाख जो महिलाएं हैं वो या तो पार्षद हैं या मेयर हैं या नगर पंचायत प्रमुख हैं या नगर परिषद प्रमुख हैं। तो आरक्षण की शुरुआत वहां से हुई। उसके बाद हमारी सरकार चली गई, अन्य सरकारें आई, बीजेपी सरकारें आई, ये बिल ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। फिर उसके बाद जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, हमारे पास बहुमत कम था, हमारी भी गठबंधन की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी ने महिला आरक्षण बिल का पुरजोर विरोध किया और हमारी सरकार के समय ये बिल पास नहीं हो पाया। ठीक है, जैसे तैसे 2023 तक ये बात चलती रही। 2023 में महिला आरक्षण बिल पारित हो गया। बीजेपी ने किया, कांग्रेस ने समर्थन दिया, सपा ने दिया, 99% सांसदों ने समर्थन किया। 543 में शायद 2 सांसद ऐसे थे जिन्होंने महिला आरक्षण बिल के विरोध में वोट डाला। आप सोचिए, 543 में से 541 सांसद समर्थन में थे और इस बात पर वोट डाला कि 2023 से ही यह महिला आरक्षण बिल लागू हो जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने क्या किया, उसमें 2 क्लॉज डाल दिए कि परिसीमन और जनसंख्या के बाद हम महिला आरक्षण देंगे। हाँ जी। जबकि पहले जब पंचायत और नगरीय निकाय में आरक्षण दिया था तब कांग्रेस ने ये कोई क्लॉज नहीं डाला था कि परिसीमन या जनसंख्या काउंटिंग के बाद हम आरक्षण देंगे। उसी समय से लागू कर दिया गया। तो ये 2023 से लागू कर देना चाहिए था। अब ठीक है, नहीं किया। 2023 से 2026 आपने क्लॉज डाला जनसंख्या और परिसीमन का, तो 3 साल जनसंख्या और परिसीमन के लिए पर्याप्त होते हैं। लेकिन ये महिला आरक्षण को लागू नहीं करना चाहते हैं, केवल देश को भटका रहे हैं। इसलिए 3 साल में आप देखिए, जनसंख्या काउंटिंग 3 साल में नहीं की, 3 साल में परिसीमन नहीं किया, और अभी भी 2029 में लोकसभा चुनाव हैं, तब भी कह रहे हैं कि 2029 तक जनसंख्या काउंटिंग नहीं हो पाएगी, परिसीमन नहीं हो पाएगा। आप देखिए, 2011 की जनसंख्या के हिसाब से परिसीमन करना चाहते हैं, 15 साल पुरानी जनसंख्या के हिसाब से परिसीमन करना चाहते हैं, जबकि 2021 की जनसंख्या के हिसाब से परिसीमन होना चाहिए। पांडे जी, मंशा पर सवाल है। कुल मिलाकर जो आपकी बात हम समझे, मंशा पर सवाल है। जिस तरह के क्लॉजेस डाले गए और जिस तरीके से इसको 2029 तक लटकाने की कोशिश की गई, या फिर जो पूरा तरीका था, उस पर आपके सवाल है। लेकिन अब जब संसद से सड़क पर आ गया है, ये जो संग्राम मचा है, सरकार को आप एक तरह से विपक्ष की भूमिका में देख रहे हैं कि खुद चाहे यूपी के मुखिया हों या बड़े बड़े दिल्ली के नेता हों, वो सड़कों पे उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस की रणनीति क्या है कि अपनी बात जनता तक पहुंचाई जाए? ऐसे तो जनता तक सिर्फ एक बात पहुंचेगी कि विपक्ष ने नहीं नारी अधिकारों को स्वीकार किया। देखिए, जनता को बहुत सिंपल सी बात है, जनता को पता है कि 2023 में पारित हो चुका है, तो 2023 से लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? और हम कह रहे हैं ना, 543 में से 33% तो जनता तो आज सीएम योगी के साथ हमने देखी तो कि कितनी भारी संख्या में थी, सड़कों पर एक पूरा रैला था। हर रैलियों से यहीं पे बात हो रही है, चाहे पश्चिम बंगाल की रैलियां ले लीजिए आप, या दिल्ली में कोई प्रदर्शन ले लीजिए आप, या टीवी पे प्रधानमंत्री का आना ले लीजिए, या फिर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ले लीजिए। अब एमपी में भी देखिए विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, उत्तराखंड में इस पर मंथन हो रहा है, यकीनन आजकल में भी तारीख आ जाएगी कि उत्तराखंड में भी बुलाया जा रहा है। तो इस पर कांग्रेस अब क्या टेक लेगी? क्या ये सड़क से लेकर संसद तक ऐसे ही चलता रहेगा? नारी के अधिकारों की बात सिर्फ राजनीति तक सीमित रह जाएगी, आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रह जाएगी? कौन? अब बताइए, ये लखनऊ में चल रहे हैं। आज हमने प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया है, प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया इसको लेकर, लेकिन मीडिया में खबर गायब है। तो इसमें हमारी क्या गलती है?
आज ही कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री के घर का घेराव किया गया कि आज से ही लागू करो। आप क्यों डिले कर रहे हो? पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है, आपने क्यों नहीं लागू किया? तमिलनाडु में चुनाव चल रहा है, क्यों नहीं लागू किया? पांडिचेरी में क्यों नहीं लागू किया? केरल में क्यों नहीं लागू किया? हमारा तो दिल्ली चल रहा है। प्रियंका गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमारे अलका लांबा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हर जिले में हमारी महिला नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कर रही है, उसे कवर किया जा रहा है। आप ये मत कहिए कि मीडिया में दिखाया नहीं जा रहा है अब, लेकिन ये देखिए कि अब नैरेटिव क्या बिल्ड हो रहा है, वही उसी की बात है। कहाँ दिखाया जा रहा है? बिल्कुल दिखाया जा रहा है, लेकिन हाँ, लेकिन सुनिए, मैं भी आपको यही कह रही हूँ कि नैरेटिव जो बिल्ड हो रहा है वो ये तस्वीरें दिखा रही है ना। अब सोशल मीडिया पे भी तो यही चल रहा है। दिखाइए मैडम, प्रधानमंत्री कार्यालय का घेराव भी तो दिखाइए जो आज कांग्रेस ने किया है। सब दिखाया जा रहा है, वो भी तो दिखाइए आप। सब दिखाया जा रहा है, लेकिन उसके साथ मैं आपको खुद ये वाली बात कह रही हूँ। तो मेरी बात सुन लीजिए, मैं आप ही के पक्ष की बात कह रही हूँ। मैं आपको ब्लेम कर सकता हूं। मैं आप ही के पक्ष की बात कह रही हूँ। आप ही के पक्ष की बात कर रही हूँ राम पांडे जी, मैं आप ही के पक्ष की बात कर रही हूँ कि वो तस्वीरें भी दिखाई जा रही हैं, लेकिन जो प्रमुखता से सुर्खियां बटोर रही हैं वो एक ऐसी तस्वीरें सुर्खियां बटोर ले रही हैं जब खुद सूबे के मुखिया सड़क पर उतर कर आते हैं। तो आपकी रणनीति क्या है इस टेक के लिए, ताकि जनता तक आपकी बात भी पहुंचे कि सरकार की मंशा में खोट थी? अगर आप ये दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो ये मैं पूछ रही हूँ आपसे। देखिए, जनता के पास हमारी बात बीजेपी पहुंचा रही है। जब योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं, उनके साथ केशव मौर्य चल रहे हैं, उनके साथ ब्रजेश पाठक चल रहे हैं, तो ये मैसेज जा रहा है कि इन तीनों में से एक भी महिला क्यों नहीं है? क्यों नहीं महिला सीएम है? क्यों नहीं महिला डिप्टी सीएम है? क्यों नहीं एक भी मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया? बीजेपी के ने 21 है कि मैं छोड़ रहा हूं अपना पद, किसी महिला को देता हूं। क्यों नहीं किसी केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा दिया कि मैं अपना पद छोड़ रहा हूं, किसी महिला को देता हूं? क्यों नहीं प्रधानमंत्री 12 साल से अपना पद छोड़ रहे हैं कि मैं महिला को देता हूं? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता क्यों नहीं पद छोड़ रहा है? जब ये आंदोलन कर रहे हैं तो दिख रहा है कि बीजेपी ने किसी को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला को नहीं बनाया। जब ये आंदोलन कर रहे हैं तो दिख रहा है कि आरएसएस ने किसी को भी तो बड़े पदों पर भारतीय जनता पार्टी में महिला क्यों नहीं है, ये आप सवाल कर रहे हैं। इसका जवाब ऋचा जी देंगी और वो देना भी चाहती हैं, लेकिन मैं ऋचा जी के पास जाऊंगी। थोड़ा सा समय मुझे और दे दीजिए जरा। अमिताभ कुमार जी, ये जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, संसद से लेकर सड़क तक जो संग्राम छिड़ा हुआ है, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये डेमोक्रेसी की वीकनेस है या स्ट्रेंथ है? क्या वाकई में नारी अधिकारों की बात हो रही है जो हर दल कर रहा है, सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक, या सिर्फ नारी अधिकारों के नाम पर हो रही सियासत और राजनीति है? ये सियासत तो है ही, और आरक्षण की समझ सबको है, महिलाओं को खूब है आरक्षण की समझ। 40-50 साल से इसे लटकाया जा रहा है महिलाओं के आरक्षण को, और सब लोग देख रहे हैं। कांग्रेस ने कभी भी इच्छा शक्ति दिखाकर इसको पास कराने की कोशिश नहीं की, जबकि कई बार वो पूरे शक्ति में थी सदन में, तो लटका के रखते थे। अब पास हो गया है, और अभी जो आज घटना हुई है इस पे चर्चा कर रहे हैं ना। यहाँ ये लोग लैग कर रहे हैं, इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके की दुधारी तलवार चलानी शुरू कर दी है। संसद में पेश किया, वहां पास हो जाता तो वाहवाही लूट जाती, अब नहीं हुआ तो सड़कों पे उतर आई है। सड़कों पे क्यों नहीं उतरे? ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम होते रहे, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। अब ये महिलाओं को अपने साथ लेने की एक कोशिश है, और बहुत तगड़े तरीके से मुझे लग रहा है इसका इम्पैक्ट जा रहा है महिलाओं पे। यहाँ बाकी पार्टियां जो हैं बहुत बुरी तरह मात खाने की स्थिति में है। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हम इसको काउंटर कैसे करें। जिन बहानों को लेकर के ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, अरे भाई अगर 23 में पास हो गया, आप चाह रहे थे तो आज कर देते, उसी 23 की तरह आपका नाम हो जाता कि हम सब ने किया हुआ है, केवल अकेले भाजपा ने नहीं किया हुआ है। मुझे लगता है कि रणनीतिक तौर पे बाकी दलों ने बहुत बड़ी गलती की है, और अब भारतीय जनता पार्टी की सियासत के तौर पे इसको अपने पक्ष में मोड़ने के लिए इस तरह के प्रदर्शन और यात्राएं कर रही है, और करेगी। वो जन जन तक पहुंचने की कोशिश करेगी। तो बाकी पार्टियां क्या कर रही हैं, आपको भी जाना चाहिए। आप जो बात समझाना चाहते हैं, महिलाओं को अपने पक्ष में किस तरीके से लेना चाहते हैं, आपको भी जाना चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इसमें सत्ताधारी पार्टी का कोई दोष नहीं है। सत्ताधारी पार्टी होगा इसका मतलब नहीं है कि आप यात्रा नहीं निकाल सकते, आप लोगों के दरवाजों पर नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है।
इस मामले में कांग्रेस का तो भयानक ये रहा है। आप देखिए, एक पार्षद का भी इलेक्शन होता है तो भारतीय जनता पार्टी का बड़े से बड़ा नेता प्रधानमंत्री मोदी भी उतर जाते हैं मैदान में। इन्हें लगता है कि जब चुनाव आएगा तब हम सोचेंगे, वो लगातार प्रोसेस में रहते हैं। तो इनको समझना चाहिए कि कहाँ लैग कर रहे हैं। 95-96 चुनाव हारे, अब भी सीखने को तैयार नहीं है। अब 80-90 का दशक नहीं है ना, सारे देश में आपकी सरकार है कि आप सोचते थे कि थोड़ा सा मूर्ख बना दो, थोड़ा सा बातों घुमा दो, एक कोई सुविधा दे दो और कुछ अनाउंस कर दो और फिर सालों तक लटकाओ, एक बार चुनाव जीत लेते हैं। अब जनता अलग ढंग से देख समझ रही है। आपको अपनी रणनीति में बदलाव लाना पड़ेगा, नहीं तो आप हाशिए पे जा चुके हैं और नीचे जाइएगा। तो रणनीति में बदलाव लाने की जरूरत है, जो अमिताभ कुमार जी कह रहे हैं। कपिल जी, मैं आऊंगी, जरा ऋचा सिंह से भी पहले टेक ले लेते हैं, क्योंकि आप भी काफी कुछ कह रहे थे, राम पांडे भी जी कह रहे थे। तो जरा ऋचा जी, जो बीजेपी की तरफ से बैठी हैं, जरा अपनी बयानबाजी दे दें। ऋचा सिंह जी, सरकार क्या ये कहे कि एक तरह से प्रॉक्सी पॉलिटिक्स यहाँ पर हो रही है, जो पहले भी मैंने जिक्र किया था, क्योंकि आप नारी अधिकारों की बात कर रहे हैं, जिस तरह की तस्वीर आप लेकर आ रहे हैं यहाँ पर। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि जब नारी अधिकारों की बात करते करते आप सड़क पर उतरते हैं, ये एक प्रॉक्सी पॉलिटिक्स क्यों ना लगे, क्यों ये तस्वीर सामने ना आए? इसमें महंगाई का मुद्दा कहाँ है, इसमें रोजगार का मुद्दा नहीं, मोनिका जी, महंगाई और रोजगार के मुद्दे पे सरकार ने बहुत काम किया है। और आप महिला सशक्तिकरण की भी बात करें तो 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब शपथ ली तो सबसे पहले इस देश की महिलाओं को शौचालय की गरिमा देने का काम किया, क्योंकि हम ग्रासरूट से महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं, जो कि इतने 50 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी महिलाओं तक शौचालय नहीं पहुंचा पाई थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को काले कुएं से बाहर निकाला, उज्ज्वला योजना के माध्यम से और मुद्रा योजना के माध्यम से हमने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने का काम किया। लेकिन चूंकि आज महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही है, तो मैं आदरणीय रामकुमार पांडे जी, चूंकि वरिष्ठ व्यक्ति हैं, उन्होंने बार बार इस बात को कहा कि 2023 में जब ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने क्लॉज डाल दिया। तो मैं इनको ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जब लाया गया तो उसको पारित कराने में आपकी सहमति थी, क्या आपने तब ये क्लॉज नहीं पढ़ा था? और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि हमने ये क्लॉज डाला नहीं है, ये संवैधानिक रूप से आवश्यक है। कपिल जी को आपकी इस बात पर आपत्ति है जब आप ये कह रहे हैं विपक्ष के लिए कि क्या विपक्ष ने क्लॉज नहीं पढ़ा था, उन्हें आपत्ति है? नहीं मोनिका जी, जब आप सीटें बढ़ाएंगे तो सीटें बढ़ाने के लिए परिसीमन और जनगणना आवश्यक है। फ्रीज करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था और 2001 में उस फ्रीजिंग को बढ़ाया गया था 2026 तक। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ये लगा और ये बात, इस बात पे चर्चा हुई पार्टी के भीतर कि लंबे समय तक नारी शक्ति वंदन अधिनियम जमीन पर लागू नहीं हो पाएगा, 2029 में भी ये आरक्षण नहीं मिल पाएगा। इस कारण परिसीमन को, नहीं, एक अंतिम महत्वपूर्ण बात, इस कारण परिसीमन को जनगणना से मुक्त कराने की बात जो है ये इसको लेकर ये बिल लाया गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी जो बार बार कहती है कि हम महिला आरक्षण चाहते हैं, लेकिन आप आरक्षण को लागू करने की प्रक्रिया को नहीं लागू होने देंगे तो वो जमीन। ऋचा जी, ये तो आप लोग भी जानते थे कि लागू नहीं होगा, तभी आप लोगों के हाथ में जो बैनर पोस्टर्स थे वो पहले से रेडी थे संसद से बाहर निकलते ही। तो ये लोग आप भी जानते थे कि वो लागू नहीं होगा, विपक्ष साथ नहीं देगा, तो क्या आपको भूमिका नहीं निभानी चाहिए थी मनाने की? कपिल श्रीवास्तव जी को जो आपत्ति है, फटाफट से अपनी आपत्ति दर्ज कराइए। कपिल जी, कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए, इंदिरा गांधी जी इमरजेंसी लगा सकती है, लेकिन पहली बात तो ये है, आर्टिकल 81 इनसे कह लीजिए कि संविधान का पढ़ लें। अरे भाई सुनिए, हो गया आपका हो गया ऋचा जी, आपका हो गया भाई, आपका नाम कपीश नहीं है। अरे मोनिका, इनको समझाइए, इनका नाम कपीश नहीं है। आपने बात रखी ऋचा जी, शॉर्ट में जल्दी आपने बात रखी, उनको टेक लेने दीजिए उनका। आप जहाँ कह रही हैं अगर क्लॉजेस की, तो वो बात बता रहे हैं ना क्लॉजेस की। माफी मांगनी चाहिए जो गेस्ट हाउस में उन्होंने हमारे साथ क्या, आप हर बात में वही चीज अगर घुमा के लाएंगे तो ये सीधे तौर पर नैरेटिव लगेगा। कपिल जी, क्लॉज की बात कर लीजिए, आप क्लॉज की बात कर रही थी, वही टेक उनसे ले लेते हैं। देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी लटकाने भटकाने में बहुत माहिर है और आर्टिकल 81 में स्पष्ट लिखा है कि जब परिसीमन करना होगा तो आपको जनगणना करानी होगी।
आप बैक की जनगणना पे नहीं जा सकते, आप बैक की जनगणना पे नहीं जा सकते हैं। देखिए ये बोले इनको मना कीजिए, नहीं तो हम अभद्रता कर देंगे। तो 30 सेकंड बोल लीजिए, बहस नहीं होगी इससे, दोनों अपनी बात वन ऑन वन रख सकेंगे। नहीं, आप बताइए 5-7 मिनट ये बोल चुकी हैं, इसके बाद भी इनको में छरछराहट हो रही है। आखिर इतनी छरछराहट क्यों है? ये सुनना क्यों नहीं चाहती है? रिचा जी की जरूरत नहीं है क्या है? रिचा जी सुनिए, रिचा जी आखिर आपने इतना अपनी बात छरछरा रखी, क्यों नहीं? 40 सेकंड उन्हें उनका टेक सुनिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। अरे भाई, ऐसे सिर्फ शोर मचता है, कुछ नहीं। आप जो कह रहे हैं वो सब पे है भी नहीं, वाद विवाद भी होना जरूरी है, यही डिबेट का मतलब होता है। तो आपने जो बोला, आप जरा उस पे उनका टेक ले लीजिए, फिर आप फिर से बोल लीजिएगा। पहले तो इनको आप म्यूट कराइए, क्योंकि कितने सत्ताधारी प्रवक्ता आते हैं, ये तानाशाह होते हैं। इनकी आवाज आप बंद कराइए पहले। ऐसे नहीं होता डिबेट। रिचा जी समय जाया होगा, वाद विवाद का मतलब यही होता है कि जो आप कह रही हैं, अगर उनको आपत्ति है तो वो अपनी आपत्ति दर्ज कराएं, फिर आप जवाब दीजिएगा। रुक जाइए प्लीज, समय की कमी है, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। रिचा जी रुक जाइए, समय की कमी है, फटाफट कपीश जी क्या क्लॉज की बात आप कह रहे थे? देखिए मैं बहुत स्पष्ट सी बात कर रहा हूँ, आर्टिकल 81 पढ़ लीजिए। ये देखिए फिर शुरू हो गई। आप अपनी बात करिए, कपीश जी आप बोलिए, आपकी बात सुनाई दे रही है, आप पहले आप उनको बंद कराइए, उनकी आवाज। रिचा जी प्लीज, रिचा जी रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। कपीश जी आपकी बात सुनाई दे रही है, आप बात बोलिए, आप अपनी बात रखिए, आपको सुना जा रहा है, बात रखिए। आर्टिकल 81 स्पष्ट रूप से कहता है कि पहले जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा। दूसरी बात, ये कभी नहीं कहता कि जनगणना पूर्व की ली जाएगी, जनगणना हमेशा आगे की ली जाएगी। जब आपको 850 सीटें करनी है, जब आपको 2029 में लागू करना है, तो पहले आप जनगणना कराइए, उसके बाद उसी आधार पे आप परिसीमन निकालिए। आखिर रोड मैप आपने कैसे निकाल लिया कि 850 सीटें होंगी, और किन राज्यों में कहां होगी, और किस सूत्र के आधार पे आपने निकाला है कि 850 सीटें बढ़ाई जाएंगी? तो वो इनके पास कोई रोड मैप नहीं है, क्योंकि इन्होंने सूत्र ही गलत पकड़ा है। ये जानबूझ के कर रहे हैं। और मैं ये बात पूछ रहा हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2001 के अंदर क्यों फ्रीज कर दिया था 25 साल के लिए? जी क्यों फ्रीज? अगर कांग्रेस ने गलती की तो आपको भी गलती करनी चाहिए थी, आप इसलिए करेंगे, आपको सर्टिफिकेट मिल गया। और मैं इस बात को पूछ रहा हूँ कि अगर सियासी शोर हर जगह सुनाई दे रहा है। कपीश जी बहुत माफी के साथ मैं रोक रही हूँ, समय कार्यक्रम को यहाँ पे मुझे विराम देना होगा। इस बहस और वाद विवाद में ही पूरा समय निकल गया है कि जो मुद्दे की बात थी शायद आज वो पूरी तरीके से हो भी नहीं पाई, क्योंकि सीधे तौर पर ये दर्शाता है कि नारी शक्ति के नाम पर किस तरीके की सियासत हो रही है। अब ये नारी को ही तय करना है कि उनके लिए क्या सही है क्या नहीं है। और एक अपील आपसे जरूर करेंगे, जब आप ये तय करें कि क्या सही है या नहीं है, तो हर एक केंद्र बिंदु पर ध्यान से सोच समझकर ही अपने वोट का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपका एक वोट आपकी किस्मत तय करेगा आगे आने वाले 5 सालों के लिए। सीधी बात में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।